नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजभाषा से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आपको जानकारी होना चाहिए कि रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन राजभाषा से होता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको राजभाषा से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अध्ययन को सरल बनाने के लिए प्रश्नों को 5 पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे कि पहले पार्ट में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और दूसरे पार्ट में राजभाषा समितियां से संबंधित प्रश्न आएंगे। तीसरे में हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चौथे पार्ट में हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि से संबंधित प्रश्न आएंगे और पांचवें और लास्ट में हिंदी में सरकारी काम करने पर दिए जाने वाले पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि है राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 2, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंकों के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का भाग 17 संसद में किस तिथि को पारित हुआ था? तो संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था, इसलिए हमेशा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? तो संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 अर्थात टोटल 9 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में संसद में कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त भाषा के संबंध में प्रावधान मौजूद है? तो दोस्तों, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग होने वाले भाषा के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों में कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों में कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो भाग 17 के अनुच्छेद 348 और 349 में न्यायालयों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 343 और 344 में संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो राज्यों की राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 345 में है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा कब बनी? हिंदी राजभाषा 26 जनवरी 1965 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जिनके प्रावधान में संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ है। तो अनुच्छेद 343 के 1 और अनुच्छेद 35 में 8वीं अनुसूची का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 हैं जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी देते हैं?
तो संविधान के अनुच्छेद 343, 351 राजभाषा से संबंधित जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मौजूद है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं मौजूद है। संविधान को अपनाए जाने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो उस समय 14 राजभाषाएं शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को बाद में किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इन भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? 1963 में सिंधु को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1992 में इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो नेपाली जो भाषा है वो विदेशी भाषा है और ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। 22 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 23, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुई? 26 जनवरी 1965 से धारा 3(3) प्रभावी हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? तो 1967 में संशोधन किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? उसमें टोटल 9 धाराएं थी। क्वेश्चन नंबर 27, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित की उन धाराओं के नाम बताइए जो जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते। तो धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? तो यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? क्योंकि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के संबंध में प्रावधान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया था। राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? तो राजभाषा नियम 1976 में पारित किए गए थे। राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो राजभाषा नियम में 1987 में संशोधन किया गया। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारतीय राज्य को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। भारतीय नियमों के अंतर्गत वर्गीकृत सभी 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो भारतीय राज्यों को वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी या क, ख, ग भी बोल सकते हैं। इन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्षेत्र ए में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो क्षेत्र ए में 9 राज्य और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आ जाएगा और 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्र बी में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 3 राज्य हो जाएंगे जो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र ए के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो क्षेत्र ए के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहां हिंदी बोली जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्र ख के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं?
तो 3 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्र ग के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो क्षेत्र ग के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहाँ बिल्कुल हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में 2 आ जाएंगे, जो कि है लक्षद्वीप और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 41, राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो जिम्मेदार होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु क्षेत्र ग के अंतर्गत आता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये क्षेत्र ए के अंतर्गत आता है। 45 नंबर, क्षेत्र बी के अंतर्गत कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, वे राज्य जिनमें उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? उर्दू को तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खेर थे, या बीजी खेर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, प्रथम अध्यक्ष थे। 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री ललित नारायण मिश्र ने की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो जो विधि मंत्रालय होता है वही करता है। क्वेश्चन नंबर 52, 1965 तक भारत संघ के राजकीय प्रावधानों के लिए प्रयुक्त मुख्य भाषा और राजभाषा कौन सी थी? तो अंग्रेजी मुख्य भाषा थी और हिंदी राजभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 53, संसदीय राजभाषा समिति को किस समिति ने प्रारूप तैयार किया? संसदीय राजभाषा समिति की प्रारूपम एवं साक्ष्य उप समिति। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में वर्ष 1952 में। रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1960 में। रेल बजट का हिंदी अनुवाद किस वर्ष तैयार किया गया और रेल मंत्री कौन थे? तो वर्ष 1956 ईस्वी में। उस समय के रेल मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। पहला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में किस मंत्रालय को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा गया था? तो दोस्तों प्रारंभ में शिक्षा मंत्रालय को ये दायित्व था, बाद में गृह मंत्रालय को दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी समिति किसी विशेष क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है? तो जो संसदीय समिति होती है, जिसे संसदीय कार्यान्वयन समिति बोलते हैं, वो हिंदी में के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 5,
संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1975 में हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति में कितनी उप समितियाँ हैं? दोस्तों 3 उप समितियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण करती है? तो दूसरी उप समिति जो है वो रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 11, OLIC का फुल फॉर्म क्या है? तो OLIC का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, अर्थात हिंदी में इसे बोल सकते हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति। 12 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करना। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो मंडल के हेड होते हैं, जो DRM मंडल रेल प्रबंधक, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो क्षेत्रीय रेल के हेड होते हैं, जिसे GM बोलते हैं या हिंदी में महाप्रबंधक बोलते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रमुख शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों उस शहर के केंद्र सरकार का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबली शहर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है, इसलिए वहाँ के जो महाप्रबंधक होते हैं, जो GM होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? तो 3 महीने में एक बार बैठक होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? तो 6 महीने में एक बार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? तो वर्ष में 2 बार होती है, अर्थात प्रत्येक 6 महीने पे। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय होता है, वो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्टेशनों कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के पुनर्गठन की औधिकता क्या है? तो 3 वर्ष में एक बार समिति का पुनर्गठन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेशनों कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित कार्य की देखभाल के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंशकालीन लिपि को कितना मानदेय दिया जाता है? तो उसे 300 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टेशनों कार्यालयों में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उपस्थित सदस्य को कॉफ़ी बिस्कुट की आपूर्ति के लिए कितनी राशि वो खर्च की जाती है? तो इसमें प्रत्येक सदस्य के लिए 30 रुपये का खर्च होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी जो होता है वो जिम्मेदार होता है। विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र किन भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने चाहिए? तो जो भी विभागीय परीक्षा होती है उसका प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तो गृह मंत्रालय के राजभाषा के विभाग जो होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि उन्हें अपना आधिकारिक कार्य हिंदी में करने में सुविधा हो, इसीलिए तो प्रशिक्षण दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण के लिए कौन पात्र है? सभी कर्मचारी और अधिकारी जिनके पास हिंदी में कार्य साधन ज्ञान क्षमता है। हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है, जो कि है प्रबोध, प्रवीण, प्राग और पारंगत। 2 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी 4 हिंदी पाठ्यक्रम कौन से हैं? दोस्तों, प्रबोध, प्रवीण, प्राग और पारंगत, ये 4 कोर्स जो है वो निर्धारित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? दोस्तों, जो प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम होता है वो प्रबोध होता है, जो माध्यमिक पाठ्यक्रम होता है वो प्रवीण होता है, और जो उच्च होता है पाठ्यक्रम वो प्राग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? दोस्तों, अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम प्राग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए कौन सी सभी प्रशिक्षण सुविधाएं मौजूद है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निम्न प्रशिक्षण सुविधाएं मौजूद है, जो कि है, एक तो नियमित होता है, दूसरा गहन, तीसरा पत्राचार और चौथा निजी। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि क्या होती है गहन प्रशिक्षण को छोड़कर? तो दोस्तों, प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि 6 महीने की होती है। गहन प्रशिक्षण की अवधि अलग अलग होती है सारे कोर्सों की, जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी परीक्षाएं गहन प्रशिक्षण को छोड़कर कितनी बार आयोजित की जाती है? दोस्तों, एक वर्ष में 2 बार मई और नवंबर में आयोजित की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी परीक्षाएं आमतौर पर किन महीनों में आयोजित की जाती है? तो मई और नवंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन है, गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रबोध पाठ्यक्रम कितने समय का होता है? तो दोस्तों, गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रबोध 25 कार्य दिवस का होता है। गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवीण पाठ्यक्रम कितने समय का होता है? तो प्रवीण 20 कार्य दिवस का होता है। गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राग पाठ्यक्रम कितने समय का होता है? तो ये 15 कार्य दिवस का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन पात्र है? दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी मातृभाषा के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है क, ख, ग और ख। इंग्लिश में इसे A, B, C और D बोलते हैं। और इसमें जो क, ख और ग के कर्मचारी होते हैं उन्हीं को हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी टंकन प्रशिक्षण परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता क्या है? दोस्तों, हिंदी प्रशिक्षण योजना के प्रवीण पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष उत्तीर्ण। दोस्तों, टंकन परीक्षा में बैठने के लिए प्रवीण या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षाएं कौन आयोजित करता है? दोस्तों, राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना जो होता है वो परीक्षाएं आयोजित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि है A, B, C और D। 16 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी 1 अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन हैं? दोस्तों, जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है वो श्रेणी 1 के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी बी के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन हैं? जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, सिंधी या अन्य संबंध भाषा है वो श्रेणी बी के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी सी के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन हैं? तो दोस्तों, जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असमिया है वो श्रेणी सी के अंतर्गत आते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी डी के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन हैं? दोस्तों, जिनकी मातृभाषा दक्षिण भारतीय या अंग्रेजी है उस श्रेणी डी के अंतर्गत आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताइए जिसके लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जो श्रेणी क के अंतर्गत आते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत परिभाषित श्रेणी ख कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? दोस्तों, जो ख कर्मचारी होते हैं उनको प्राग पाठ्यक्रम अर्थात उच्च हिंदी परीक्षा की प्रशिक्षण होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत परिभाषित श्रेणी ग कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम में से प्रशिक्षित होना चाहिए? तो प्रवीण पाठ्यक्रम होता है जो माध्यमिक स्तर का होता है, उसमें प्रशिक्षण होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत परिभाषित श्रेणी घ कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? दोस्तों, प्रबोध पाठ्यक्रम होता है, उसमें प्रशिक्षण होना चाहिए जो कि प्राथमिक स्तर का होता है। दोस्तों, जब हम हिंदी पाठ्यक्रम किसी विशेष मार्क्स से उत्तीर्ण करते हैं तो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जिससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम उसको भी स्टडी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कौन कौन से प्रोत्साहन दिए जाते हैं? दोस्तों, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक मुश्त पुरस्कार और व्यक्तिगत वेतन भी दिया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र होगा? दोस्तों, लिखित परीक्षा में 55% या इससे अंक प्राप्त करने पर वो पुरस्कार के लिए पात्र होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र होगा? दोस्तों, अगर वो 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो पुरस्कार के लिए पात्र होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र होगा? दोस्तों, 88% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है तो वो पुरस्कार के लिए पात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबोध परीक्षा में 55% या इससे अधिक लेकिन 60% से कम अंक के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? दोस्तों, प्रबोध परीक्षा में 55% से अधिक और 60 से कम अगर अंक आते हैं तो 400 रुपये की पुरस्कार राशि दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रबोध परीक्षा में 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण होने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, 800 रुपये दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रबोध को 70% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? दोस्तों, अगर 70% से ज़्यादा है तो 1600 रुपये मिलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रवीण को 55% या इससे अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, उसको 800 रुपये दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रवीण को 60% या अधिक लेकिन 70 से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, उसे 1200 रुपये दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रवीण को 70% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, 1800 रुपये होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राग को 55% या अधिक लेकिन 60 से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, इसमें 800 रुपये मिलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, प्राग को 60% या अधिक लेकिन 70 से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, 1600 रुपये मिलते हैं। प्राग को 70% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो नगद पुरस्कार की राशि 2400 रुपये हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी टाइपिंग को 90% या अधिक लेकिन 95 से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों,
800 रुपये नगद पुरस्कार मिलता है। हिंदी टाइपिंग को 95% या अधिक लेकिन 97 से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों 1600 रुपये होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी टाइपिंग को 97% या इससे अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों 2400 रुपये की पुरस्कार राशि दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपि में 88% या उससे अधिक लेकिन 92% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या होती है? दोस्तों 800 रुपये होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है गया, हिंदी आशुलिपि में 92% या इससे अधिक लेकिन 95% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों 1600 रुपये दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपि में 95% या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों 2400 रुपये की नगद राशि दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन कौन पात्र हैं? दोस्तों परिचालन और ओपन लाइन कर्मचारी जो निजी प्रयासों से हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रबोध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? दोस्तों 1600 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार की राशि 1500 रुपये और पराग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि 24 रुपये दिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि कितनी होती है? ये 1600 रुपये होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि होती है 3000 रुपये होती है। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन कौन पात्र हैं? दोस्तों वो कर्मचारी जो अपने पदनाम के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र बनाने हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? दोस्तों जिनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम प्रबोध या प्रवीण हैं, लिखित परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करने होंगे या इससे अधिक। किसी राजपत्रित अधिकारी को पराग पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र बनने हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? दोस्तों लिखित परीक्षा में 60% अंक होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर कितना व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है? दोस्तों 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपि उत्तीर्ण करने पर उस आशुलिपि को कितना व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है जिसकी मातृभाषा हिंदी है? दोस्तों 12 महीने की अवधि के लिए 2 वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि वे अपना दैनिक सरकारी कार्य हिंदी में कर सके। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या हिंदी जानने वाले अधिकारी कर्मचारियों को अपना दैनिक कार्य हिंदी में करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण सुविधा मौजूद है? यह हिंदी कार्यशालाओं में प्रदान किया जाता है। हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? तो सभी तृतीय श्रेणी एवं राजपत्रित कर्मचारी जिनके पास हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान दक्षता नहीं है। पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में सरकारी काम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने कर्मचारी या अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है? दोस्तों कोई भी जोन द्वारा 5 अधिकारी या कर्मचारियों को राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? दोस्तों प्रति व्यक्ति 1500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी में सरकारी काम करने के लिए कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? दोस्तों 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सामूहिक नगद पुरस्कार किसे दिया जाता है?
तो वो विभाग जो सरकारी काम में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? प्रथम पुरस्कार की राशि 9,000 रुपये होती है। 7 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो द्वितीय पुरस्कार की राशि 6,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो तृतीय पुरस्कार में 4,000 रुपये की पुरस्कार दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2 दिए जाते हैं। एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो द्वितीय पुरस्कार 3 दिया जाता है। एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तृतीय पुरस्कार 5 दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर प्रथम पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो प्रथम पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5,000 रुपये है। एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर द्वितीय पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? द्वितीय पुरस्कार की पुरस्कार राशि 3,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 2,000 रुपये है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 शब्द पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के मूल्यांकन हेतु गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को कितना अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है? दोस्तों जो गैर हिंदी भाषी होते हैं उनको 20% तक का वेटेज दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गैर हिंदी भाषी प्रतिभागियों के किस क्षेत्र में हिंदी निबंध, भाषण, टिप्पण या प्रारूपण प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर ग्रेस मार्क दिए जाएंगे? सी क्षेत्र के। हिंदी निबंध, भाषण और टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले गैर हिंदी भाषा कर्मचारी को दिए जाने वाले ग्रेस मार्क का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों उनको 10% का ग्रेस मार्क दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति और नियमों से संबंधित कितने प्रतिशत प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो दोस्तों कोई भी विभागीय परीक्षा में 10% अंक राजभाषा से होता ही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, नहीं या वैकल्पिक है? आपको अगर आ रहा है क्वेश्चन तो दे सकते हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं दे सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या विभागीय परीक्षा प्रश्न पत्र अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी तैयार करना अनिवार्य है? तो हाँ, विभागीय परीक्षा होता है उसका हिंदी के साथ अंग्रेजी दोनों में होना अनिवार्य है। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या उम्मीदवारों को विभागीय चयन के लिए आयोजित मौखिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा में हिंदी माध्यम चुनने की अनुमति है? तो अनुमति है, इसका सही आंसर होगा हाँ। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के लिए पात्र बनने हेतु एक टाइपिस्ट स्टेनो द्वारा किए जाने वाले हिंदी टाइपिंग कार्य की मात्रा कितनी है? एक दिन में हिंदी में 5 नोट्स या एक तिमाही में हिंदी में 300 नोट्स। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक आशुलिपि को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते की राशि क्या है? तो 250 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टाइपिस्ट को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते की राशि क्या है? 160 रुपये प्रति माह है। क्वेश्चन नंबर 26, तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मौखिक पुस्तक लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी पुरस्कार। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी काव्य पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? मिथिला शरण गुप्त पुरस्कार है। हिंदी उपन्यास और कहानी पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुस्तकों का नाम पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है।
और इन सबों का पुरस्कार जो राशि होती है, प्रथम पुरस्कार के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है, द्वितीय पुरस्कार के लिए 7,000 दिया जाता है, तृतीय पुरस्कार के लिए 3,300 रुपये दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग में एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्षेत्र क, ख और ग में स्थित क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रथम और द्वितीय स्थान के लिए क्रमशः रेल मंत्री की राजभाषा शील्ड और ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचार प्रसार और प्रयोग में एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्षेत्र क और ख में स्थित आदर्श मंडल को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो आदर्श मंडल होता है उनको आचार्य महावीर प्रसाद रनिंग शील्ड दिया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र सी में स्थित एक आदर्श मंडल को हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग के लिए एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सी में स्थित एक आदर्श स्टेशन कार्यशाला को हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग में लिए एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रेल मंत्री राजभाषा शील्ड 7,000 रुपये की पुरस्कार राशि होती है। दोस्तों